नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल देख रहे थे, यानी यूपी का जीके देख रहे थे, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने 10 टॉपिक तक कंप्लीट किया है दोस्तों। यहाँ तक कल हमने राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था देखी। देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे पीसीएस में 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। आरओ में 3-4 क्वेश्चन आते रहते हैं ना। तो वैसे हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा। लेकिन जो आज का है उत्तर प्रदेश का इतिहास, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के इतिहास में तो आएगा ही। उसके बाद जो हिस्ट्री हमारी है ना, उसमें भी आएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से जितने स्थल हैं वो मिलेंगे आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाले ना। उसके अलावा जो है जितने भी महाजनपद 8 हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे 16 महाजनपद थे जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश में हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। बहुत सारे जो है राजाओं की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसमें 100 क्वेश्चन है। यानी ऐसे ही देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इसमें 100 क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे इसमें समाहित हैं। आज हम ये टॉपिक देखेंगे, उसके बाद टाइम बचा तो कला एवं संस्कृति देखेंगे। ठीक, वैसे देखिए यहाँ पे देखिए 13 पेज का मतलब ये टोटल टॉपिक है। कितने पेज? 13 पेज। तो हम अच्छे से देखेंगे और एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस रहेंगे। देखिए इतिहास में भी और दोनों जगह इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए। तो हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं दोस्तों। देखिए आज हमारा नेट जेआरएफ का पेपर था। जैसे मैं आया हूँ थोड़ा आराम किया हूँ, उसके बाद तुरंत वीडियो बनाने लगा हूँ, ताकि मतलब आज मतलब ये दिक्कत ना हो। जैसे सुबह मैंने सुबह वाली वीडियो रात में ही अपलोड मतलब बना लिया था, 5 बजे सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठ के आज बनाया, उसके बाद नहाया धोया, उसके बाद निकल लिया। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मतलब वीडियो आना था तो आना था। मैंने कहा था मतलब अगर मतलब एक दिन नहीं डालूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखते हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल से हम शुरुआत करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास देख रहे हैं, अध्याय कौन सा है? 11 है, प्रागैतिहासिक काल। देखिए यहाँ लिखा है कि मानव सभ्यता का आरंभ पाषाण काल में हुआ। बिल्कुल सही है, मानव सभ्यता का आरंभ भी पाषाण काल से होता है। इसे 3 काल में विभाजित करते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये हम लोग जानते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 1863 में भारत के तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से पुरा पाषाण कालीन औजार की प्रमुख खोज की थी। देखिए उनको यहाँ से हैंडएक्स मिली थी। क्या मिली थी? हैंडएक्स। दोस्तों आज जैसे हिस्ट्री था ना, मेरा जो है मतलब नेट जेआरएफ में हिस्ट्री था, सेकंड पेपर जो होता है, जो मतलब हम एमए जिससे करते हैं, तो वो हमारा हिस्ट्री था। इतनी मतलब पेपर तो बढ़िया था, लेकिन हिस्ट्री तो ज़्यादा ठीक था। लेकिन फर्स्ट पेपर की लैंग्वेज हिंदी जो होती है ना, बहुत हार्ड लिखते हैं। पता नहीं कौन ट्रांसलेट करता है, इतना हार्ड था कि मतलब क्या ही बताएं। मैंने हिस्ट्री का पेपर डाला है टेलीग्राम पे, आप लोग देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, नॉर्मल है बहुत सारे, तो 10-20 क्वेश्चन तो ऐसे ही आप लोग मार देंगे। बाकी लेकिन हार्ड भी है, ये भी मैं कहूँगा। ठीक, बहुत ईजी नहीं है। अगला है, तो ये चीज़ याद रखना कि पलवरम से क्या मिला था? हैंडएक्स मिला था। रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड को पलवरम हो जाएगा, और ये तमिलनाडु में है। ठीक, तमिलनाडु से प्राप्त हुआ था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 1863। अगला दिया आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष चकिया, चंदौली, सिंगरौली घाटी हम लोग देखे थे, सोनभद्र वाला क्षेत्र है। बेलन घाटी प्रयागराज में है। ठीक, मेजा तहसील जो है, हम लोग ये सारे स्थल देखे, मतलब स्थल नहीं देखे थे, लेकिन हम लोग ये स्थान देखे थे। ठीक, अगला है कि पूरा पाषाण काल में मानव की स्थिति पूरी तरह असभ्य, बर्बर एवं जंगली जानवर अवस्था में थी। बिल्कुल सही दोस्तों, पूरा पाषाण के लोग क्या थे? शिकारी थे तथा आखेटक थे। मतलब वो शिकार करते थे और आखेट करते थे। उन्हें मतलब जो है कोई चीज़ ऐसा, जैसे पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मतलब देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुतायत में होता है नवपाषाण काल में, जो है बहुतायत में इसकी शुरुआत हो जाती है। तो पूरा पाषाण देखिए, अब मानो पहले क्या होगा? सभ्य होगा, बर्बर होगा, फिर धीरे धीरे वो क्या होगा? सुधार करेगा, सुधार होगा उसमें। ठीक, तो वो नॉर्मल होना शुरू होगा धीरे धीरे। तो वर्तमान में आज की तरफ फिर इंसान आया है। तो मतलब एक लंबा प्रोसेस सब बहुत बहुत काल से मतलब ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। अगला है पुरा पाषाण कालीन स्तरों का नाम क्या? प्रमुख नाम है बेलन घाटी। पुरा पाषाण कालीन स्तरों में प्रमुख नाम क्या है? बेलन घाटी, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बेलन घाटी दुनिया के उन प्राचीनतम स्थानों में से एक है जहाँ मानव ने प्रथम बसाव किया, यानी पहली बार मानव यहीं पे बसे थे। उसके बाद यह सोनभद्र में निकलने वाली और यहाँ बहने वाली बेलन नदी, यानी टोंस की सहायक नदी की घाटी में स्थित है। बेलन नदी किसकी है? तो टोंस की सहायक नदी घाटी है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जैसे ये यमुना नदी है, तो देखिए इसकी सहायक नदी कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, बता ना, टोंस, सोन, उसके बाद जो है रिहंद। मतलब ऐसे ही आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ जो टोंस नदी है ना, वही जो है इसकी है। ठीक, और टोंस शायद जो है यमुना की सहायक नदी नहीं, गंगा की सहायक नदी है। टोंस किसकी है? गंगा की सहायक है, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, देख लीजिएगा एक बार, हमें तो गंगा की लग रही है। अगला है, इस पूरा स्थल की खोज एवं उत्खनन कार्य का श्रेय जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष
प्रोफेसर GR शर्मा को दिया जाता है, जहां लोहंदा नाले के समीप अस्थि निर्मित माता देवी की एक सुंदर मूर्ति मिली है। दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे ये हिस्ट्री जो है ना, इलाहाबाद में अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हैं अलग अलग। जैसे प्राचीन हिस्ट्री है तो जैसे अगर इसके 3 टॉपिक हैं, मतलब 3 चैप्टर हैं अलग अलग, तो उसके अलग अलग प्रोफेसर आएंगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक, तो हमने जैसे 3 अलग अलग प्रोफेसर से पढ़ा, तो वो लोग अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस किए। अब वो सारी चीज़ें क्या लंबे समय तक हमारे माइंड में थी, तो वही चीज़ हम एमए में यूज कर लेते थे, समझा कि नहीं। जैसे वहाँ जो चीज़ें मैंने एमए मतलब जैसे बीए वहाँ से किया, तो एमए में मतलब वो सारी चीज़ें जो हिस्ट्री में वहाँ मैंने पढ़ी, वो अपने यहाँ हिस्ट्री में यूज कर लिया एमए में, समझा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो जब अच्छा आप पढ़ेंगे ना, आपके माइंड में एक सेट बन जाएगा ऐसे, तो आप सारी चीज़ें सोचने लगेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि यहाँ के निवासी आरंभ में आखेट आदि के लिए क्वार्टजाइट या कठोर या रूपांतरित के से बने पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करते थे। अगला है पूरा पाषाणकालीन अवशेष सोनभद्र स्थित सिंगरौली घाटी तथा वाराणसी क्षेत्र चकिया जनपद चंदौली में भी प्राप्त हुए हैं। कौन? पूरा पाषाणकालीन स्थल। अब देखिए मध्य पाषाणकालीन स्थल, तो ये प्रतापगढ़ में 3 स्थान है, सरायनहा, महदहा और दमदमा, ये 3, और चौपनी मांडो। ठीक, तीनों प्रतापगढ़ जिले में है। कौन? सरायनहा, महदहा, दमदमा। याद रखिएगा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ये हम लोगों में भी हिस्ट्री में नेट जीआरएफ में भी कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं है। तो जैसे मान लीजिए 3 ये दे दिया, एक और दे देता है अलग। इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन आपको मतलब कम्युनिटी पोस्ट भी किया होगा, कभी देखे होंगे आप, तो आपको याद आएगा। ठीक, और चौपनी मांडो, तो ये कौन है? मध्य पाषाणकालीन स्थल है। बेलन घाटी किसको? बेलन घाटी, सिंगरौली घाटी, ये कौन से हैं? तो ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयागराज के मेजा, करछना, फूलपुर, बारा और कोनापुर, सरानहा, प्रतापगढ़ में 15 समाधानों की खोज हुई है, जिसमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर मिलता है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा की ओर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रयागराज जनपद की मेजा तहसील में चौपनी मांडो से मध्य पाषाणकालीन झोपड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। देखिए कौन सी तहसील? मेजा तहसील है। चौपनी मांडो कहाँ है? तो प्रयागराज में है। दमदमा, महदहा, सहारनहा कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। तो तीनों याद रखिए। ठीक, और ये क्या कौन सा स्थल है? मध्य पाषाणकालीन स्थल है। दोस्तों देखिए कभी मतलब जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे शुरुआत हुआ। पहले वो मतलब जो है शैलाश्रय यानी मतलब चट्टानों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, फिर धीरे धीरे जो है मैदान में आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे कैसे वो लोग मतलब सावधान करना शुरू किए, दफनाना कैसे कैसे शुरू किए। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक मतलब थ्योरी टाइप है। जब चलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, कोई मूवी चल रही है ना, तो टेंशन ना लीजिए, आने वाले समय में बहुत जल्द होगा ये सारी चीज़ें। अभी तो मतलब बस यही है कि धीरे धीरे चैनल ग्रो हो, उसके बाद चीज़ें हो ना, तो ये सारी चीज़ें। अगला मध्य पाषाणकालीन उपकरणों में के साथ गर्त, चूल्हे, सींग के आभूषण प्रतापगढ़ जनपद से प्राप्त हुए हैं। देखिए प्रतापगढ़ जनपद की अगर बात करें तो यहाँ पे मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। बस इतना अगर आपके माइंड में है ना, तो आप काम कर ले जाएंगे आराम से। अगला दिया है कि सराहनाहर राय से प्राप्त इस साक्ष्य कौन है? झोपड़ी पर फर्श एवं अस्थायी निवास स्थान, युद्ध अथवा मानवीय आक्रमण, तथा 14 समाधान, 8 गर्त चूल्हे, समाधान का सिर पश्चिम और पैर पूरब की दिशा में रखा गया। अगला है महादहा से प्राप्त साक्ष्य, जिसमें युगल समाधान। यह याद रखना कि महादहा से युगल समाधियाँ मिली, हड्डी से बने बाड़ाग्रह एवं आभूषण, लघु पाषाण उपकरण आदि मिले हैं। दमदमा से 41 समाधान मिले हैं, गर्त चूल्हे मिले हैं, 5 युगल समाधियाँ मिली हैं, जबकि एक समाधि में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से। देखिए अगर हम 3 लोगों को एक साथ दफना दें, 3 मानव कंकाल मिले तो यानी 3 लोगों को एक साथ दफनाए हैं। जब हम 3 लोगों को एक साथ दफनाएंगे तो उनका दम दम फूलेगा, यानी दम फूल जाएगा। तो कहते हैं ना दम फूल रहा है ना, एक साथ दफना देंगे तो उनका दम फूल जाएगा, यानी सांस लेने में उन्हें दिक्कत होगी, तो दम दमा। ठीक, तो इस तरह मतलब याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको सारी चीज़ें मैं जो पढ़ता रहा हूँ वो आपके समझ में आएंगी, ये मेरा दावा है। और आप जब क्वेश्चन में लास्ट में कराता हूँ, हमेशा कराता हूँ, तो आप देखेंगे आपके सारे क्वेश्चन हो भी रहे होंगे। बस आप लोगों से एक मतलब विनती है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जब भी पढ़ें आप कमेंट जरूर करिए करें, ये मतलब आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक, बाकी लाइक कर दिया करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए प्रयागराज में स्टिल लिखैया नामक शिलान्यास से सर्वाधिक कितने मिले हैं? 17। कितने मिले हैं? 17। लिखैया से कितने मिले? 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कोलडिहवा से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जो 7,000 से 600,000 ईसा पूर्व से प्राप्त हुए हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में मृतभांड। मृतभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक, संस्कृतियाँ। अब देखिए प्राचीन इतिहास की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। पुरातात्विक स्रोतों में मृतभांड मिट्टी के बर्तन महत्वपूर्ण भूमिका मतलब जो है निभाते हैं। ठीक दोस्तों, मिट्टी के बर्तन उस समय जो थे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जानकारी के लिए। अब देखिए गैरिक मृतभांड,
तो देखिए ग्रे वेयर कल्चर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए गैरिक मृदभांड हो जाएगा 2000 ईसा पूर्व से 15,000, देखिए यहाँ 15,000 है, यहाँ 20,000 कर लीजिए दोस्तों, 20,000 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व। ठीक, यहाँ देखिए बिसौली, बदायूं, परसू, साईपई, राजपुर, मायापुर, बिट्ठूर, अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, हस्तिनापुर। अगर आपको ये 3 याद है ना, अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, हस्तिनापुर, बस इतना याद रखिए, ज़्यादा आपको मतलब स्थान नहीं याद रखना है। ठीक दोस्तों, अगला दिया है कि काले एवं लाल मृदभांड कौन से हैं, तो ये हड़प्पा कालीन है, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, अहिछत्र, हस्तिनापुर। देखिए ये तीनों स्थल उसमें भी थे, इसमें भी हैं। ठीक, तो याद रखिए। चित्तित धूसर तो वैदिक काल के हैं, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक। देखिए लाल काले मृदभांड हड़प्पा कालीन है। और देखिए यहाँ पर, यहाँ जो है गैरिक मृदभांड जो है बहुत पहले का है। उसके बाद देखिए चित्रित धूसर वैदिक काल के हैं। देखिए इंसान पहले क्या लाल काले, अब चित्र बनाना शुरू कर दिया, मतलब उसे चित्रित धूसर पॉलिश वॉलिश करना शुरू कर दिया है थोड़ा अच्छे से। ठीक, उस पर जो है थोड़ा मतलब पेंट वेंट लगाना शुरू कर दिया, हल्का मतलब डिजाइन टाइप से बनाना शुरू कर दिया। आलमगीरपुर, अहिछत्र, हस्तिनापुर, मथुरा, तंजी खेड़ा आदि से प्राप्त हुए हैं। देखिए एक बार स्थान याद कर लीजिए, वही लगभग हर जगह प्राप्त हुए हैं। अगला उत्तरी काले मृदभांड, ये उत्तर वैदिक काल के हैं। ठीक, तो पहले हड़प्पा, उसके बाद वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। यहाँ काले और लाल, गैरिक वाला तो 15,000 मतलब 20,000 से मान लीजिए 15,000 ईसा पूर्व, तो इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक, ये भी वही स्थान है। अगला है कि आद्य ऐतिहासिक काल आता है। सर्वप्रथम तांबा जो है इसी में प्रयोग किया गया था, किस काल में, आद्य ऐतिहासिक। ये जो है हड़प्पा सभ्यता, मान लीजिए जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वो कैसी है, आद्य ऐतिहासिक है, तो वही है। यानी इसमें अगर हम बात करें तो जो है इतिहास का, और जो है जैसे एक होता है ना प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। ठीक, मतलब 3 काल में जो विभाजित होती है हमारी पूरी हिस्ट्री, कितने काल में, तो 3 काल में जो विभाजित होती है। प्रागैतिहासिक काल, जैसे बहुत पहले के जो काल होते हैं वो प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद फिर जो है हमारा उसी में जो है कालखंड मतलब जो विभाजित होते हैं, जैसे निम्न, सॉरी मतलब वो पूरा पाषाण काल की बात कर रहा हूँ, सॉरी ये दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये पूरा पाषाण काल में जो होता है, पूरा पाषाण काल, फिर निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल ना, तो इस तरह जो डिवाइड होते हैं, तो उसी तरह जो आद्य ऐतिहासिक है। यानी इसमें हम देखेंगे तो इतिहास के भी थोड़े गुण हमें जो है दिखाई देते हैं, ऐतिहासिक काल के भी दिखाई देते हैं। इसमें जो भाषा मिलती है आद्य ऐतिहासिक में, वो क्या होती है, देखिए प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 कालखंड होते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में कोई भी हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती है ना, वहाँ जो साक्ष्य मिलते हैं हम पढ़ सकते हैं ना, तो ये सारी जानकारी हमें नहीं मिलती। इसमें क्या है, लिखित जानकारी मिलती है लेकिन हम साक्ष्य जो है नहीं पढ़ सकते। और ऐतिहासिक काल जैसे हमारा वैदिक कालीन है या जो है उत्तर वैदिक कालीन है, वहाँ क्या है, हमें साक्ष्य भी मिलते हैं, हम पढ़ भी सकते हैं, तो वहाँ हमें जानकारी ज़्यादा मिलती है। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, हड़प्पा सभ्यता। जैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या है, यहाँ की लिपियाँ जो है हमें मिली तो हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। समझ आया ना दोस्तों, तो ये चीज़ होती है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस काल में सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया है, बाद में कांसा, फिर लोहे का उपकरण शुरू किया गया। आरंभिक दिनों में मनुष्य ने पाषाण उपकरणों के साथ तांबा का उपयोग किया, इसलिए इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा गया है। इसका काल समय 3000 से 500 ईसा पूर्व। देखिए 3000 से 500 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए निर्धारित किया गया है इस संस्कृति का एक बड़ा सभ्यता हड़प्पा संस्कृति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यह है, यह दक्षिण एशिया में प्रथम नगरीय सभ्यता थी। पहली नगरीय सभ्यता ये थी और दूसरी कौन थी, तो महाजनपद थे, दूसरी कौन थी, महाजनपद थे। ठीक दोस्तों, लेकिन नगरीय सभ्यता, मैंने एक चीज़ आपको और कहा था कि नगर और गांव किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था। नगर वो होता है जिसका मतलब अधिकांश जो जनसंख्या होती है वो द्वितीय और तृतीय सेक्टर में मतलब जो है लीन रहती है, यानी उसमें कार्य करती द्वितीय तीसरे सेक्टर में लगी रहती है, तो वो नगर हो जाता है। प्राथमिक सेक्टर में जो जनसंख्या होती है अधिकतर, तो वो होता है गांव हमारा। गांव में क्या होता है, ज़्यादातर लोग खेती किसानी ये सारी चीज़ करते हैं, तो गांव हो जाता है हमारा। और शहर के लोग क्या करते हैं, द्वितीयक सेक्टर यानी औद्योगिक निर्माण, विनिर्माण, ये सारी चीज़ें करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है नगर। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा स्थल हमें नगर के नहीं प्राप्त हुए हैं, 15, 16 या 20 के आसपास प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम फिर भी उसे नगरीय इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हमारे घर में अगर कोई PhD किया है तो हम नाम उसी का आगे लाते हैं, लेकिन कोई 10वीं फेल है तो हम उसके नाम से घर नहीं चलाते हैं, हम वहाँ बोर्ड पे लिखवाएंगे कि PhD वगैरह वगैरह जो भी किया है, IAS जो किया है तो हम उसका नाम आगे लेंगे। ठीक, तो नगर क्या है, जो नगर वाले क्षेत्र हैं हम उसी के स्थान पे क्या कर दिए, प्रथम नगरीय संस्कृति कर दिए। दोस्तों समझ में आया कि नहीं,
शायद समझ में आ गया होगा, एक बार और डिस्कस किया था, और जब ना आया होगा तो कभी फिर हम जब हिस्ट्री देखेंगे, देखिए आमने सामने होते हैं ना तो बात अलग होती है, हमारे हाथ में मार्कर हो, बढ़िया बता रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी समझ में आ गया होगा। और इसका समय निर्धारण रेडियो कार्बन काल निर्धारण में 3500 से 1300 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। आलमगीरपुर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में हुलास, सहारनपुर, बड़ा गांव, बागपत, मानपुरा, बुलंदशहर, कैराना, शामली, मांडी गांव, मुजफ्फरनगर आदि स्थलों की पहचान हड़प्पा कालीन बस्तियों से की गई है। अगला क्वेश्चन है, आलमगीरपुर में मनके, रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरी के अनेक टुकड़े के अवशेष मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों पर मोर, गिलहरी आदि के चित्रों के अलावा कुछ लिपियां भी प्राप्त हुई, जिससे ज्ञात होता है यहाँ के निवासी लेखन कला से परिचित थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मावर्त बिठूर कानपुर में की। देखिए ये चीज़ हम देखे थे कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है, बिठूर कानपुर में है। यह किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। ठीक, रामायण की कथा का संबंध अयोध्या राज्य के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। देखिए दोनों क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे उसमें, ठीक, पूछे गए हैं तो याद रखिए। अगला है, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसका पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक काल। देखिए हमने बताया था ना कि ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक काल तथा पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। यहाँ लिखा है कि प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। इस काल में वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। आर्यों की भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिससे श्याम अयस्क, लोहा को क्या कहते हैं, श्याम अयस्क। देखिए लोहा हल्का काला होता है ना, तो श्याम यानी कृष्ण भगवान हल्का क्या थे, सांवले थे, तो काला मान लीजिए, हल्का सा सांवले या काला थे तो मतलब श्याम अयस्क। इस तरह याद कर सकते हैं दोस्तों, सांवले थे, काले हम नहीं कह सकते, सांवले कह सकते, ठीक। और तांबा को लोहित अयस्क कहते हैं, दोनों याद रखिए। अगला दिया, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृत का मुख्य केंद्र क्या था, उत्तर प्रदेश था। उस समय इसे मध्य देश कहा जाता था। मध्य देश का विस्तार सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के द्वाब के क्षेत्र में विस्तृत था। उत्तर वैदिक कालीन लाल मृदभांडों के अवशेष संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए थे। देखिए महाजनपद बनने के पीछे जो है अनेक सारे रीजन थे, लेकिन सबसे प्रमुख क्या था, तो लोहे की खोज थी, ठीक। द्वितीय नगरीय क्रांति जो आई उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा था, तो लोहे की खोज से। तो मतलब देखिए हमारे यहाँ आज भी लोहा पूजा जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है पूजी जाती हैं, आप देखेंगे शादी ब्याह में भी पूजा जाता है, तो इसका रीज़न वही है, ठीक। मैं बताऊंगा कभी, देखिए अब एक चीज़ अगर अभी आज बताना शुरू कर दूँ वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, फिर चीज़ें गड़बड़ा जाएंगे। मैं बताऊंगा कि राजा 1 से 2 3 4 शादी क्यों करते थे, 5 शादी क्यों करते थे, इसके पीछे भी राजा मतलब रीजन है। गोत्र विवाह जो प्रथा थे, जैसे आज हम दूर से विवाह करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंसान लखनऊ से तो दिल्ली से करता है, तो मतलब दूर से विवाह करना, आज तो साइंटिफिक रीजन है, लेकिन उस समय क्या रीजन था। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसे फैक्ट हैं जो मतलब मैं आपको बताऊंगा। महिलाओं की दशा में गिरावट कैसे कैसे धीरे धीरे आती चली गई, तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखेंगे मुझसे, मैं समय समय पर बताता रहूँगा, ठीक, टेंशन न लीजिए आप लोग। यहाँ लिखा है कि उत्तर वैदिक कालीन लाल मृदभांडों के अवशेष संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए। अगला, पंजाब राज्य की राजधानी क्या थी, काम्पिल थी, तथा इस राज्य का विस्तार बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं क्षेत्र में सीमित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। अब देखिए उत्तर वैदिक काल 1000 से है। अब देखिए गोत्र नामक संस्था का जन्म कहाँ होता है, उत्तर वैदिक काल में होता है, बिल्कुल सही है। अगला, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण को महाकाव्य काल कहा गया है, जैसे महाकाव्य, रामायण, महाभारत लिखा गया है इसी समय में। अगला, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC होता है, ठीक। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के ज्ञान ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसे प्रवर्तक आर्य थे, मतलब इसके जो प्रवर्तक थे आर्य थे, जिसका निवास गंगा के ऊपरी घाटी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से अफगानिस्तान वर्तमान पंजाब तक फैला हुआ था। 7 नदियों के क्षेत्र होने के कारण इसे सप्त सैंधव कहते थे। ये नदियाँ कौन सी, सिंधु, सरस्वती, शतुर्दी यानी सतलज, पौषड़ी यानी रवि, विपाशा यानी ब्यास, अस्कनी यानी चेनाब, वितस्ता यानी झेलम। मैंने एक बार आपको याद भी कराया था ये सारी चीज़ें कि जो है कैसे याद करने, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। तो आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, ये आप लोग बताइएगा, बाकी फिर बता देंगे दोबारा से, ठीक। अगला दिया है कि जो है इसमें से वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुरु, पंचाल व काशी जैसे राज्य शामिल हैं। कुरु राज्य का विस्तार मेरठ में दिल्ली तथा हरियाणा तक विस्तृत है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, आसंदीवत थी, जिसकी पहचान हस्तिनापुर के नाम से की गई है, जहाँ प्रसिद्ध राजा उद्वलक आरूढ़ का उल्लेख छंदोग उपनिषद में प्राप्त होता है। अगला है काशी, वर्तमान वाराणसी क्षेत्र में स्थित है। उत्तर वैदिक काल में अजातशत्रु काशी का राजा था, ठीक। आज एक क्वेश्चन पूछा गया कि बिंबिसार की पहली राजधानी क्या थी, मतलब उसमें पूछा गया किसमें, नेट JRF में हमारे में, तो वहाँ ग्रेवरिज थी, ठीक, उनकी पहली राजधानी ग्रेवरिज थी। अगला, महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण कालखंड है।
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्त और जैन ग्रंथ में उस समय 16 महाजनपद थे। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँ, चाहे आईएएस का पेपर और नेट जेआरएफ का, मतलब दोनों एक ही जैसे रहते हैं। पीडी मतलब सेम, एक चीज़ समझ लीजिए, लेकिन नेट जेआरएफ थोड़ा ज़्यादा ही मतलब हार्ड कर देता है, क्योंकि उसमें इतनी क्रोनोलॉजी होती है। 5 ऑप्शन दे देगा, ऊपर से नीचे मिलाने को कहेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें देगा जो आपको भी नहीं पता होंगी, आप मतलब सुने तो वहाँ आपका लॉजिक काम करता है। मैं बता दूँ, अगर सच बता रहा हूँ, चाहे जो बच्चा मतलब जो भी निकालेगा, जो भी निकालते हैं, मतलब जो भी बच्चे, ज़्यादातर मतलब क्या होता है, लॉजिक पे होता है, पूरा एग्जाम लॉजिक पे। मैंने ये हमेशा देखा। अगली बार मतलब 2 क्वेश्चन अगर मेरे सही होते तो मेरा निकल जाता, लेकिन मैं कभी पढ़ा नहीं। फर्स्ट पेपर मेरा हमेशा गड़बड़ होता है। अगली बार 55 क्वेश्चन 100 में मेरे हिस्ट्री के सही थे। आपको पता है ना, पीसी आईएएस के मतलब जो पीडी होता है इतनी कट ऑफ नहीं जाती है, ठीक। उस वैसे ही पेपर बनता है नेट जेआरएफ का, आप लोग मतलब अगर जानते होंगे तो उससे भी थोड़ा हार्ड ही रहता है, मुझे तो लगता है, ठीक। तो मतलब हिस्ट्री तो सही रहता है, लेकिन फर्स्ट पेपर जो है आके गड़बड़ कर देता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में जो लैंग्वेज है ना बहुत हार्ड रहती है। देखिए डीआई होता 5 नंबर का, वो तो ईजी हो जाएगा ना, कर लेंगे सब लोग, डीआई कर लेंगे। और भी जो मैथ के क्वेश्चन होंगे कुछ वो कर लेंगे। बहुत सारी टीचिंग है, लर्निंग है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें तो हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती लैंग्वेज की वजह से। लेकिन जो इंग्लिश पढ़ता है उसमें जो है वर्ड जो है अच्छे रहते हैं, वो मतलब निकाल ले जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती तो वो लॉजिक पे ज़्यादातर होता, मुझे तो यही लगा है। 2 बार दिया हूँ ना, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। देना क्या यार, पेपर जब मतलब आता है दे आओ, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती ना, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता रहता। अगला है कि वत्स, तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इलाहाबाद है। काशी वाराणसी है, वाराणसी। कौशल श्रावस्ती है, फैजाबाद। मल्ल कुशिनारा, जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। देवरिया पड़ता है क्षेत्र, ठीक। पंचाल अहिछत्र बरेली है। चेदी सुक्तिमती बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। और जो है कंबोज हाटक और राजौरी हजारा। एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड आया था शायद, चेदी से करके था, तो देखेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, खुद ही डाला हूँ पोस्ट उसमें, मतलब कर दिया हूँ अपने मतलब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, ठीक। कुमार वासु कॉन्सेप्ट में। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। अब जैन धर्म देखते हैं दोस्तों। 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारतवर्ष में 2 नए धर्म का मध्य देश या उत्तर प्रदेश में व्यापक प्रभाव था। कौन था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उसके बाद देखते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशालिया बिहार में हुआ था। जैन धर्म के सबसे ज़्यादा अनुयायी उत्तर प्रदेश में थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अनुज्या या प्रियदर्शनी था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदी वर्मन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किया। मौर्योत्तर युग या मथुरा उत्तर प्रदेश जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया, आरओ में पूछा गया। मथुरा कला का संबंध बौद्ध धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म से भी है, यानी दोनों धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। और कौशाम्बी भी दोनों धर्म से संबंधित, जैन और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। अगला है कि 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में मल्ल राजा सृष्टि पाल के राजप्रसाद में 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया, ठीक। 527 ईसा पूर्व। कुछ स्रोत बताते हैं। बौद्ध धर्म के प्रणेता बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान से हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था तथा वह कपिलवस्तु के शासक थे, ठीक। ये गणराज्य था। अगला है कि गौतम बुद्ध की माता महामाया थी। अगला है बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी बिहार में कहते हैं, के किनारे पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध नाम से जाने गए तथा वह स्थान जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया कहलाया। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था कि जो कलिंग नरेश खालवेल थे वो किस धर्म से संबंधित थे, तो मैंने कई बार आपको बताया, पीवाईक्यू जो मैंने कराया हिस्ट्री के मैक्सिमम कराते तो उसमें मैंने बताया था कि जैन धर्म से संबंधित है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया। अगला, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशाम्बी और वैशाली में दिए, लेकिन उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। और वर्षा भी सबसे ज़्यादा कहाँ विषय, वर्षा आवास, तो यहीं पे बिताया था, ठीक। अगला है 443 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन ग्रहण करने के पश्चात महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। और शायद ये अपना लास्ट उपदेश जो दिए थे वो सुभद्र को दिए थे, ठीक दोस्तों। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकांश समय इन्होंने उत्तर प्रदेश में व्यतीत किया था। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश के 7 प्रमुख गणराज्य थे। कौन थे, तो कपिलवस्तु के शाक थे, जहाँ से गौतम बुद्ध जी थे। अलकप्पा का बुल्ली, सुमसुगिरी का भाग, रामग्राम का कोलिया, पिपलीवन का मोदिया, मिथिला का विधेय, कुशीनारा के मल, पावा के मल। ये सारा निर्जर में हम लोग पढ़े भी हैं।
बहुत मतलब अंदर तक जाता है ना, तो बहुत पढ़ना पड़ता है, पगला दे एकदम पूरी तरह से। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रमुख बौद्ध स्थल कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, रामग्राम और देवह और पावा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखिए सारे इंपॉर्टेंट आप लोग जानते भी हैं, मैक्सिमम चीज़ें मैं बताता भी रहता हूँ समय समय पर। देखिए स्तूप जो है बुद्ध के अवशेष होते हैं, बुद्ध या उनके शिष्य के जो अवशेष होते हैं वो स्तूप होते हैं। जहाँ पे स्तूप मतलब उनके अवशेष होते हैं, उसके ऊपर फिर मीनार बनाई जाती है, जो मीनार बनाती है वही स्तूप कहलाती है। कपिलवस्तु शाक के निर्माता, कुशीनगर के मल्ल, रामगढ़ के कोलिये और पावा के मल्ल, तो ये लोग स्तूप निर्माण किए उत्तर प्रदेश में। अगला है भागवत या वैष्णव या शैव धर्म। देखिए जैन व बौद्ध धर्म की बात भागवत, वैष्णव, शैव या शाक्य धर्म के लिए भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु की आराधना करने वाले लोगों का संप्रदाय है। इसके अंतर्गत 4 संप्रदाय मुख्य रूप से आते हैं: आचार्य रामानुज, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। देखिए जो मैं याद करूँ, रामानुजाचार्य ने जो संप्रदाय इनका था विशिष्ट द्वैतावाद। आप लोग इसका नाम सुने, विशिष्ट द्वैतावाद। देखिए मैं कैसे याद कराया था, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए राम के अनुज, रामानुज मतलब राम के अनुज विशिष्ट थे कि नहीं, उनके साथ वन गए, उनके साथ हमेशा लक्ष्मण जी थे, तो राम के जो अनुज थे वो विशिष्ट थे। विशिष्ट से विशिष्ट द्वैतावाद। एक है अद्वैत द्वैतावाद, आदि शंकराचार्य, अद्वैत द्वैतावाद। अब बताइए शंकर भगवान अद्वैत हैं कि नहीं, यूनिक हैं कि नहीं, तो अद्वैतवाद कौन हो जाए, आदि शंकराचार्य। समझ आए ना दोस्त। तो ऐसे मैंने वल्लभाचार्य, अब जैसे वल्लभाचार्य हैं तो देखिए घर में क्या होगा, बल्लम होता नहीं, बल्लम, तो बल्लम से हो जाएगा बल्लभ। बल्लम जो सांप को मारता है तो बल्लम से हो जाएगा बल्लभ। तो बल्लम और बल्लभ, तो वो बल्लम जो है ना शुद्ध सोने का है, तो शुद्ध द्वैतावाद है। सॉरी, शुद्ध जो है किसका है, तो शुद्ध जो है लोहे का है, तो शुद्ध द्वैतावाद, समझ आए ना दोस्तों। तो देखिए 3 मैंने आपको याद कराया ना, एक निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, तो द्वैतवाद, और एक बचता है द्वैतवाद। समझ में आया कि नहीं, तो 2 वो बचते, वो भी याद रखिएगा। देखिए ये दोस्तों मतलब मैंने ही लॉजिक लगाया था। एक दिन मैं बैठा था तो मैं सोच रहा था मुझे भी नहीं याद हो रहा है यार, 5-6 हैं तो मैं कैसे याद करूँ, तो मैंने 3 तो दिमाग से तुरंत बनाया, दिमाग ट्रिक लगाया, तुरंत बन गया। वही मैं हर जगह बताता हूँ, लोगों के सही भी हो जाते जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मिलान करने को कई बार आया है, नेट JRF में भी आया था अगली बार, तो सही हो गया था। तो ऐसे याद रखिए, मतलब ये थोड़ा मतलब लॉजिक आप मेरे साथ रहते रहते सीख जाएंगे, उसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक, तो बाकी मतलब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमेशा नहीं याद रहेगा ना हर चीज़। अगला, ये संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव हैं। वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पांचरात्र मत है। मगध साम्राज्य के प्रमुख राजवंश कौन है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मैंने एक देखिए सन ना याद करिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने एक ट्रिक दी थी, हसीन मसुक शाह, आपको दिया था ट्रिक, सॉरी दोस्तों, हसीन मसुक शाह। ठीक, देखिए हा से हर्यकवंश, सी से शिशुनागवंश, ना से नंदवंश, तो तीसरे पे नंदवंश आ गए। एक क्रोनोलॉजी आई थी लगाने को इसी तरह की आज, तो 5 मतलब उसमें दिए थे ऊपर से नीचे, लेकिन उसमें क्या था, राजाओं के बारे में दिया था, तो इतना तो हमें पता ना कौन सा राजा किस मतलब वंश से संबंधित है, तो वहाँ मतलब लगा सकते थे आप लोग। तो इस तरह मतलब आप याद रखेंगे मैक्सिमम चीज़ें तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हर्यकवंश, शिशुनागवंश, नंदवंश, अम्मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश। ठीक, उसके बाद हमारा गुप्त वंश, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब देखते हैं आगे, मगध का उत्कर्ष यानी मगध का जो राइज हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा देखते हैं। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था, मगध था। ठीक, ये तीनों नदियों से घिरा हुआ था, पहाड़ों से घिरा हुआ था, लोहे की खोज भी हुई थी, जंगल भी इसके पास था, तो वहाँ हाथी भी थे, तो सेना का भी बहुत अच्छा था, और नदी मतलब जो नदियाँ थी वो सुरक्षा करती थी। तो ये बहुत सारे रीजन छोटे छोटे हैं ऐसे ही। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते। अगला है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार 1544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला है, बिंबिसार के लिच्छवी गणराज्य के राजा चेतक की पुत्री चेलना के साथ विवाह करके मगध की उत्तरी सीमा मजबूत की। मैंने बताया था ना, राजा एक से दूसरी शादी क्यों करता था, तो राजनीतिक शक्ति की वृद्धि करने के लिए। समझ में कि नहीं, जैसे मान लीजिए 2 राजा हैं, ठीक, ये मान लीजिए 3 मतलब राज्य हैं, ये राजा, अब इस राजा को विस्तार करना है। ठीक, इस राजा को विस्तार कर रहा है तो क्या करेगा, ये इससे शादी करेगा, अब इसके 2 सेना हो जाएंगी एक में, अब ये विस्तार हो गया और ये तीसरे पे आक्रमण करके कब्जा कर लेगा। समझ कि नहीं, तो शादी करने का एक मकसद क्या था, राजनीतिक विस्तार भी था। समझ गए, और भी मकसद रहे होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मकसद था कि राजनीति विस्तार करना था। राजा को क्या करना, इसलिए देखते होंगे इतिहास में कई राजाओं ने कई शादियां की। इसका रीज़न क्या था, जैसे यहाँ ही देख लीजिए, चेलना से शादी किया तो उत्तरी सीमा मजबूत हो गई उसकी। समझ आएंगे नहीं, उत्तर से जो खतरा रहता था उत्तरी सीमा मजबूत हो गई। तो इसी तरह अलग अलग समय में राजाओं ने शादी की है।
तो हम देखेंगे फिर, कभी बता तो रहा हूँ। अगला 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। इसने बिहार के साथ साथ आधे उत्तर प्रदेश का आधिपत्य स्थापित कर लिया। अगला दिया हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक हुआ। इसकी हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में कर दी तथा शिशुनाग वंश की स्थापना की। कौशाम्बी के अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री हुएनसांग ने उत्तर प्रदेश के मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी, काशी और स्थानों पर अशोककालीन अनेक स्तूपों के होने का उल्लेख किया। अगला क्वेश्चन दिया है शिशुनाग वंश। देखते हैं, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? वैशाली को बनाया। अगला दिया कालाशोक। शिशुनाग का पुत्र था। इसने जो है पाटलिपुत्र राजधानी बनाया है। वैशाली से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय में हुई, वैशाली में हुई। अब देखिए नोट लिखा कि नागवंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, जिसकी मृत्यु के बाद नागवंश समाप्त हो गया था। कालाशोक ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला के साथ विवाह किया, जिससे कौशल नरेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। अगला नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व महाजनपद वंश का संस्थापक शक्तिशाली राजा का था। महाजनपद को केंद्रीय शासन पद्धति के जन्मदाता के रूप में जाना जाता। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सिकंदर इसी के समय आक्रमण करता है भारत पर। घनानंद के समय भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में होता है। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व मगध में शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंशों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से राजधानी स्थापित की। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंगकालीन साम्राज्य की सीमा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समान थी। ठीक दोस्तों, देखिए आप एक चीज़ देखे होंगे कि मैंने बताया था कि मौर्य वंश के बाद क्या होगा, जैसे हिंद यवन, यूनानी, कुषाण, शक, पहलव, ये सारे लोग भारत पे आक्रमण करते हैं। विदेशी आक्रमण शुरू हो जाता है मौर्य काल के बाद, जैसे मौर्योत्तर काल आता है। यानी मौर्य काल जैसे ही कमज़ोर पड़ना शुरू होता है, तुरंत विदेशी आक्रमण क्या करते हैं? आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। ठीक, मैं इसको एक आप कॉन्सेप्ट दे दूँ, हमेशा के लिए जीवन भर याद रहेगा कि विदेशी आक्रमण क्यों होता है। आखिर देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा जो है कोई मतलब राज्य है। ठीक, मैं इसे रिलेट करूँगा विश्व की सुंदर है, मतलब विश्व सुंदरी है। मान लीजिए कोई विश्व सुंदरी है। ठीक, विश्व सुंदरी है मतलब बहुत सुंदर है। उसे मतलब पाने के लिए सारे लोग वो चाह कर रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं सारे लोग कि मैं इसे पालूँ। ठीक, विश्व सुंदरी। बाहर के लोग भी आक्रमण करना, मतलब बाहर के लोग भी इसे पाना चाहते हैं। और विश्व सुंदरी है, इसका पति जो है वो मर चुका है। ठीक, इसका पति क्या हुआ? मर चुका है। और जो बेटे हैं वो मतलब जो है कमज़ोर हैं। बेटे क्या हैं? कमज़ोर हैं, यानी वो इनकी जो है सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर आक्रमण हो जाए तो वो सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए पति मर चुका है, विश्व सुंदरी कमज़ोर है, और इसके पास करोड़ों की संपत्ति है। तो अब बताइए दो चीज़, एक तो विश्व की सुंदरी है, दूसरी चीज़ करोड़ों की शक्ति है, यानी साम्राज्य बहुत बड़ा है। ठीक, तो अब बताइए हर इंसान इसे पाना चाहेगा कि नहीं, विश्व सुंदरी को? और जो मतलब पाना चाहेगा तो लड़के तो कमज़ोर हैं, वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आइए अब अप्लाई करते हैं। देखिए मौर्य काल बहुत शक्तिशाली था। इसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी थी और मतलब बहुत समृद्ध प्रदेश था। तो मान लीजिए वो विश्व सुंदरी है कि नहीं मौर्य? तो विश्व सुंदरी है यानी बहुत शक्तिशाली, पैसा वैसा है ही है। अशोक जो इसका पति है, यानी मान लीजिए कि अशोक जो है इसकी संरक्षक कौन करता था? अशोक ही तो कर रहा था तब तक। तो और इसके जो उत्तराधिकारी थे अशोक के, यानी बेटे इसके जो मौर्य काल के, तो वो कमज़ोर थे। ठीक, तो अशोक जैसे मरेगा तो ये कमज़ोर उत्तराधिकारी कुछ करेंगे नहीं, तो विदेशी आक्रमणकारी आना शुरू हो जाएंगे, इस पर मतलब कब्जा करना चाहेंगे, समझ के राज करना चाहेंगे। है ना? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम आगे फिर कभी देखेंगे दोस्तों, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब यहाँ देखिए भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, याद रखिएगा। शुंगकालीन साम्राज्य की सीमा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समान थी। हिंद यवन आक्रमणकारी इंडो ग्रीक। ठीक, सोने के सिक्के इन्होंने ही चलाए थे सबसे पहले। देखिए हिंद यूनानी शासकों ने सबसे अधिक विख्यात कौन था? मिनांडर था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसकी राजधानी थी साकल, शिक्षा का केंद्र था। मिनांडर साम्राज्य झेलम से मथुरा तक विस्तृत व फैला हुआ था। सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासक, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो मिनांडर, ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलोनोस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला का यह उत्तम उदाहरण है। मथुरा कला में भी इसके कुछ प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। ठीक दोस्तों, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते, मथुरा को भारतीय मूर्तिकला का जन्म स्थल कहा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों आधा हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। ठीक, आप थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। देखिए मौर्य वंश याद रखिएगा 322 से 185 ईसा पूर्व। अगला है मौर्य वंश मगध का एक शक्तिशाली एवं महान राजवंश था, जिसकी स्थापना
322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी में 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 398 ईसा में श्रावण बेलगोला में संलेखना उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग किया। ये जैन धर्म अपना लेता है लास्ट में। प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, मैंने अभी बताया। जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा दी थी, किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। सॉरी, क्या लिखा? चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ सही। अशोक 269 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व। 269 में मगध की राजगद्दी पर अशोक महान बैठा। बिंदुसार की मृत्यु के समय वह अवंती का राज्यपाल था। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में होती है। 261 ईसा पूर्व में उन्होंने किस में? कलिंग पर आक्रमण किया। अगला है मध्यकालीन भारत में उत्तर प्रदेश। अब देखिए मध्यकालीन की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के बारे में बताएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है। मेरठ विद्रोह 1192 में ऐबक द्वारा दबाया गया। उसके बाद ऐबक को मोहम्मद गौरी द्वारा मलिक की उपाधि दी गई। किसके? तो ऐबक को मोहम्मद गौरी ने किसकी उपाधि? मलिक की। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश को तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सुल्तान बनने से पूर्व वो बदायूं का इख्तियार या गवर्नर था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपने अधीन बनाया। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान बनाया गया। ठीक, याद रखिए, ये आपको पता भी लगभग। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश है, ये भी पता है। शुद्ध अरब शैली के सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। आज क्वेश्चन जीतल और टंका करके कुछ आया था, इल्तुतमिश से संबंधित था। देखिए मैं दोस्तों इसलिए बता देता ताकि आपको लगे कि मतलब कुछ कठिन नहीं होता है दुनिया में, चीज़ें चलती। मानता हूँ कि मतलब एक बार में कुछ नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं। जब एक बार में पेपर निकला इतनी चर्चा नहीं होती है। जब 5, 6, 10 बार कोई फेल होता है और तब पेपर निकलता है तो उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है अखबारों में। ठीक, तो मतलब इसलिए घबराएं नहीं, आप पेपर दीजिए, कोई भी जितने पेपर आएँ आप डालिएगा। ठीक, इसीलिए मतलब देखिए हम लोग क्या है, हम लोग तो पढ़ना जानते हैं। ठीक, मेहनत करना जानते हैं। चाप के मेहनत कराइए, 15 घंटे पढ़ाइए चाहे 20 घंटे, हम लोग जितना टाइम बचता खूब पढ़ते हैं। तो हमारा वो काम है कि हम रिजल्ट भी दें। तो रिजल्ट कब आएगा? हम एक पेपर के सहारे अगर बैठेंगे तो साल में एक बार एक पेपर होगा, नहीं हुआ तो एक साल फिर वेट होंगे। तो इससे अच्छा है सारे पेपर हम फिल कर दें, जितने आए हमारी क्राइटेरिया हो, जो क्वालिफिकेशन हो, हम पेपर डाल दें, फॉर्म डाल दें और पेपर देते रहें। भाई पढ़ाई तो वही पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा हो सकता है अंतर हो थोड़ा बहुत, तो कुछ चीज़ें में कंप्यूटर जैसे ऐड हो जाएगी, कहीं पे कुछ, तो मैक्सिमम चीज़ें तो वही होंगी। रीजनिंग होगी, मैथ होगी, इंग्लिश होगी, या हिंदी होगी, या जीएस होगी, तो यही सारी चीज़ें होंगी। हम यही सब पढ़ ही रहे हैं, तो फॉर्म डालिएगा हमेशा। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, पेपर आते रहते हैं जाते रहते हैं, आपको फॉर्म डालना है। देखिए यहाँ लिखा तांबे के सिक्के जो है जीतल, चांदी के सिक्के 175 ग्राम टका कहे गए, मतलब सॉरी ग्रेन, 175 ग्रेन टका कहे जाते थे। तांबे के सिक्के जीतल होते थे। इल्तुतमिश ने 40 विश्वसनीय तुर्क सरदार का एक दल बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगामी या चहलगामी कहा गया। बलबन आया 1265 तक दिल्ली पर शासन किया। ठीक, इसने तुर्कान चहलगामी को समाप्त करके दैवीय राजत्व का सिद्धांत दिया, नियामत खुदाई, जिसे सिद्धांतों की पहल की। इंपॉर्टेंट दोस्तों, बलबन पूछता है एग्जाम में। ठीक, राजत्व का सिद्धांत यही बलबन दिए। देखिए दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 वंश कौन थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। फूल खिले तो क्या लो? सुगंध लो। ठीक, ऐसे ही याद कर लीजिए। फूल खिले, सॉरी गुलाब खिले तो गुलाब से गुलाम, खिले से खिलजी, गुलाब खिले तो से तुगलक, सुगंध से सैयद, लो से लोधी। दोस्तों ऐसे याद कर लीजिए, कोई टेरिकोरी का मैं नहीं याद किया हूँ, मैं बता दिया हूँ आपको, मन हो आप याद कर लीजिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का भाग रहा है। तुगलक वंश के सुल्तान जो थे फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश के 2 प्रसिद्ध नगर की स्थापना की। कौन कौन से? जौनपुर जौना खां की स्मृति में एवं फिरोजाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ स्थित अशोक स्तंभ के लेख को दिल्ली में स्थापित किया। तुगलक वंश के पतन के दौरान मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में 1394 में जौनपुर स्वतंत्र हो गया। जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी, कई बार बता चुका हूँ। ऐसे राजधानी अपना बनाया किसने? सिकंदर लोदी ने। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय को उपलब्धि में कराया। देखिए जब इसकी मतलब पहले इसने क्या देखा, गुजरात में जब इन्हें विजय किया तभी पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था। अब जब समुद्र देखा तो उसके हौसले तो बुलंद थे, तो उन्होंने क्या बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। ठीक, पहला अभियान किया गुजरात के खिलाफ और जीत गया, तो बुलंद थे हौसले, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करा, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा।
जहांगीर सलीम के आदेश पर 1202 में दक्षिण से आगरा प्रस्थान के समय वीर सिंह बुंदेला नामक एक सरदार ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। अकबर अक्सर वहां के इनके दर्शन हेतु फतेहपुर सीकरी जाया करता था। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती के खानकाह में आमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियत उजमानी या जोधाबाई से हुआ था। आगरा में एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। यह पूर्णतः संगमरमर से बनी पहली इमारत है। दोस्तों याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी मकबरे में सर्वप्रथम पित्रा-दुरा शैली का प्रयोग मिलता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे आगे, ठीक, तो टेंशन न लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, दीवान-ए-आम 1627 ईस्वी में शाहजहां द्वारा आगरा के किले में कराया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1648 में आगरा किले में शाहजहां की पुत्री जहांआरा द्वारा करवाया गया था। आगरा में शाहजहां की देखरेख के ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईसा खां द्वारा करवाया गया। इसकी योजना उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की थी। लाहौरी को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है, तो अगला दिया हुआ है कि अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से 2 बीरबल और टोडरमल उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, ठीक। 9 में से 2 कहाँ से थे, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आगे क्या दिया हुआ है। अब देखिए, बहादुर शाह फट, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, क्रोनोलॉजी बताया था। बहादुर शाह फट जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती तो उसी का बेटा बहादुर शाह फर्स्ट बनता है, 5 साल तक बनता है। देखिए, मैंने आपको कैसे याद करा था, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुखसिया, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, शाह अकबर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, लास्ट में हम जो है अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर, लास्ट में हम बहादुर शाह जफर, जिसे रंगून भेज देते हैं 1857 की क्रांति के बाद। तो वो क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताया था कि क्रम से है, याद रखिएगा। और दोस्तों यकीन मानिए, अब की बार आर में सेम टू सेम आया था, और मैं 2-3 दिन पहले ही आपको मतलब बताया भी था लगभग। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए, जो मैं कहता हूँ वो एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन, थोड़ा मतलब लॉजिक लगाइएगा और याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं सन नहीं कहता हूँ, कभी भी आप याद करिए। अगर आपको क्रम याद है ना, तो आप आराम से आंसर ले जाएंगे। बस बड़ी बड़ी चीज़ें याद रखिए। जैसे नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो 1739 में हुआ, उस समय मोहम्मद शाह रंगीला था, तो ये जैसे बड़ी घटना है तो ये याद रखिए। तो इस तरह की मतलब कुछ चीज़ें याद रखिए, ठीक। अब उत्तर प्रदेश से भक्ति आंदोलन हम देखते हैं। देखिए, हम बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। रामानंद, इसमें मतलब सारे आ जाएंगे। रामानंद उत्तरी भारत में वैष्णव भक्ति के सबसे प्रमुख विद्वान संत थे। वे पहले दक्षिण भारत से रहे, लेकिन बाद में बनारस में जाकर बस गए। अभी आपको मैं बता दूं, ये आज भी आया था नेट चैनल में, लेकिन इनके बारे में जो दिया था मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं था, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं है ज़्यादा ना, तो लेकिन फिर भी हमने जो है तुक्का मारा है। अब देखते हैं क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए बता दूँ, मैं सच बताऊँ, जो ये टॉपिक मैं करा रहा हूँ ना आज, मतलब भगवान की दया से वो वही टॉपिक आ भी गया, जो मतलब आज मैक्सिमम इसी में से नेट जीआरएफ में आए भी क्वेश्चन है, ठीक। इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, ताकि मतलब आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले दिनों में। अगला है कि इन्हें दक्षिण भारतीय भक्ति परंपरा और उत्तर भारतीय वैष्णव भक्ति के बीच स्तंभ माना जाता है। और आपको अगर मेरी बात पे यकीन न हो, तो मैंने PDF अपलोड की है, मतलब आप ज़रूर देखिएगा एक बार, ठीक, कि मतलब मैं जो कह रहा हूँ सच है कि नहीं, तो आपको मिलेगा कि सारी चीज़ें सही है। सिकंदर भी आया था आज, लेकिन वो क्रम के रूप में आया था, ठीक। तो ये चीज़ मतलब बिल्कुल कोई ईजी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ये है कि पूछा है। अगला है, उन्होंने राम भक्ति के रूप में देखा, उनके लिए राम सर्वोच्च भगवान थे। रामानंद की शिक्षाएं रामानुज के समान थी। उन्होंने अंतर्जातीय भोजन पर प्रतिबंध हटा दिया। अगला, उनके 12 शिष्यों में से कम एक महिला और निचली जात के सदस्यों और एक मुस्लिम शामिल थे। अब देखिए, वल्लभाचार्य, वह बनारस में पैदा हुए एक तेलुगु ब्राह्मण थे। उन्होंने शुद्ध द्वैतवाद, मैंने बताया था ना, बल्लम जो है, बल्लम से वल्लभाचार्य, और बल्लम क्या होता है, शुद्ध होता है। पूर्ण द्वैत का दर्शन, व्यक्तिगत आत्माएं ब्रह्म के साथ सर्वोत्कृष्ट हैं। अगला, वह पुष्टि मार्ग या अनुग्रह का मार्ग के संस्थापक थे। इसे वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाने लगा था। उन्होंने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। अगला, वह प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति संत कवि थे, जो माना जाता है कि सूरदास और अष्टछाप से संबंधित 7 एवं अन्य कृष्ण भक्ति कवि वल्लभ के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, प्रमुख संप्रदाय का मुख्य मंदिर राजस्थान राज्य के नाथद्वारा में स्थित है, जहाँ कृष्ण की एक विशिष्ट छवि को सेनाथ जी कहा जाता था, ठीक। तो ये आप सुने होंगे, नाथद्वारा जो है कहाँ है, तो ये राजस्थान में। अब सूरदास के बारे में जानते हैं। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, एक अंधे कवि थे, जिनके गीत श्री कृष्ण भक्ति पर केंद्रित थे। हम लोग हाई स्कूल में पढ़े भी होंगे इनके बारे में। उनके द्वारा रचित सूरसागर कृष्ण के बचपन और युवावस्था के दौरान कोमल स्नेह और आनंद के साथ उनके कारनामों को वर्णन करता। अब कबीर, मैंने एक चीज़ आपको अपलोड किया था, बखीरा झील कहाँ है, तो बखीरा झील जो है कहाँ है, संत कबीर नगर में। मैंने कहा था कबीर जी जो है बखिया उधेर देते हैं सामने वाले की अपनी बातों से, तो बखिया से बखीरा झील और कबीर से संत कबीर, ठीक दोस्तों।
देखिए मैं भीग गया हूँ, सोच रहा हूँ जल्दी थोड़ा करा दूँ ना, तो ये चीज़ है। देखिए 15वीं शताब्दी में शुरू हुए एकेश्वरवादी आंदोलनों के सबसे शुरुआती व्यक्ति थे कबीर जी। उन्हें रहस्य संतों में सबसे अग्रणी माना जाता और उनके अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता है। अगला है कबीर निर्गुण भक्ति या रूप और गुण के बिना सर्वोच्च सत्ता के भी समर्थक है। कबीर को मूर्ति पूजा का प्रबल विरोध माना जाता है। यूँ कहते हैं कि जैसे पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इस तरह की बातें कौन करते? कबीर जी कहते हैं। कबीर की रचनाओं के संकलों में बीजक सबसे महत्वपूर्ण है, साखी शबद दमयनी जिसमें है। उनके छंद सिख पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ में पाए जाते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में गुरु या शिक्षक के रूप में सम्मानित रविदास के भक्ति गीतों का भक्ति आंदोलन पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। वह एक कवि, संत, समाज सुधारक व आध्यात्मिक व्यक्ति थे। रविदास भक्ति संत कवि रामानंद के शिष्यों में से एक थे और भक्ति संत कवि कबीर के समकालीन थे। कबीर रविदास के भक्ति गीतों को सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। गुरु नानक के बारे में देखते हैं। गुरु नानक की शिक्षाएं और दर्शन भारतीय दार्शनिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। वो पहले सिख गुरु थे, आज भी आया था। गुरु नानक, गुरु अंगद, रामदास और गुरु गोविंद ऐसे थे 4 लोग, और मिलान करना था सामने जो है, ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक, मैं देखिए आज ही आपको कितने बता दूँ, कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो बता ही दिया हूँ, यहीं से बताओ आ गए ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा ना कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ मैं जो कहूँ उसे तो कम से कम फॉलो कर लीजिए, अगर थोड़ा विश्वास करते हैं तो। बाकी मतलब नहीं करते तो आपकी बात है। वो पहले सिख गुरु और सिख धर्म के निर्माता होने के साथ साथ निर्गुण भक्ति के संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने निर्गुण भक्त रूप और गुणों के बिना सर्वोच्च सत्ता का उपदेश दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए उन्होंने कबीर और अन्य एकेश्वरवादियों की तरह ही अपने विचारों को प्रचार किया, लेकिन बाद में विभिन्न विकासों के कारण, उनकी शिक्षाओं के कारण एक सामूहिक धर्म सिख धर्म का उदय हुआ। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और तीर्थ यात्रा का समर्थन नहीं किया, ना ही अवतारवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया। दोस्तों मैं पानी पीऊँगा तो अभी टाइम लगेगा और बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं पानी पीता रहूँगा आराम से। ठीक, क्योंकि अपलोड भी करनी हो, टाइम हो जाएगा, फिर बहुत टाइम लगता है अपलोड करने में ना, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता है। देखिए आधुनिक उत्तर प्रदेश, देखिए इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति, मैंने 10 वीडियो में 50-56 क्वेश्चन कराए थे, आप जाके हिस्ट्री में प्लेलिस्ट देख लीजिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट बहुत। मेरा दोस्त जो है यूपी पुलिस का पेपर देने या कोई भी पेपर जब देने जाता है, यूपी पुलिस का गया था इस बार और इससे पहले दिल्ली पुलिस, सारे गया था जब देने, तो वही प्लेलिस्ट 56 वाली देख लेता। 1857 की क्रांति, भाई 57 क्वेश्चन में सारा उत्तर प्रदेश, मतलब जो 1857 की क्रांति लपेट दिया हूँ 10 वीडियो में, मतलब 10 मिनट में 57 क्वेश्चन। तो आप दोस्तों खुद बताइए कहाँ से क्वेश्चन और बाहर आएगा। पीसीएस तक के तो सारे क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए थे। तो ये चीज़ है। तो वो मुझसे कहता मैं किसी से पढ़ता नहीं हूँ, वही मैं पढ़ के चला जाता हूँ, तो 1-2 क्वेश्चन जो आने होते हैं वहीं से फंस जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ होती है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एडवांस बनिए। ठीक, यहाँ देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश मेरठ से होती है। 34वीं नेटिव इन्फिनिटी के सैनिक बलिया निवासी मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी थी। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा गया किस नेटिव इन्फिनिटिव से संबंधित थे, कब शुरुआत होती है, कहाँ से होती है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके ये भी पूछा गया है कि सेना ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। मैंने कहा ना 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून बर्मा भेज दिया गया, तो यही है बहादुर शाह जफर। कानपुर में तत्या टोपे के साथ नाना साहब और झांसी में का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। देखिए इसकी एक ट्रिक भी है, आप लेकिन ना जाने तो ज़्यादा बेटर होगा, बाकी आपकी मर्जी है। ऐसे देखिए ऐसे याद कर लेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए लखनऊ केंद्र था और यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? हजरत महल और बेजिस कादिर थी। और कौन दबा रहे थे? तो कैंपबेल जो है दबा रहे थे। अगला गोरखपुर में कौन थे? गजोधर सिंह थे। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे हैवलाक जो है दबा रहे थे। जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह थे। टेलर और आथर जो है दबा रहे थे, मतलब विद्रोह को दमन कर रहे थे। अगला है झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हीरोज था, मतलब जो है ये एक इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रयागराज में लियाकत अली थे, कर्नल नील। कालपी तत्या टोपे, कर्नल नील। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, कर्नल नील। मथुरा देवी सिंह, कर्नल नील। उसके बाद है बरेली खान बहादुर खां, इंपॉर्टेंट है, कैंपबेल। ठीक दोस्तों, देखिए 7 अप्रैल 1800, इसमें कम जानकारी दी हुई है थोड़ा, वहाँ आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, वहाँ मैंने ट्रिक भी बताई है। 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाकर
18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दी गई। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की एक उद्घोषणा के तहत ब्रिटिश इंडियन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश भारतीय सत्ता को ब्रिटिश ताज के अधीन स्वीकार कर दिया। यानी अब तक जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, अब डायरेक्ट जो है उसमें ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके हाथ में ये सत्ता चली गई। वर्ष 1858 को दिल्ली के अंतर्गत क्षेत्र को उत्तरी पश्चिमी प्रदेश से पृथक करके प्रदेश की राजधानी को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। 1 नवंबर 1858 को कर्नल ने जो है ब्रिटेन महारानी का जो घोषणा आया था वो कहाँ पढ़े थे, तो वहीं जो है आदेश वो पढ़े थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इलाहाबाद में आयोजित वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। कहाँ? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा नामक कांड 4-5 फरवरी 1922 को हिंसक घटना से व्यथित होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग को वापस ले लिया, यानी स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान 10 फरवरी 1920 को बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा रखी थी। महात्मा गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक, काशी विद्यापीठ स्थापना। अगला वर्ष 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन का आविष्कार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कब की? तो 1923 में किया। कहाँ किया? तो इलाहाबाद में। अगला है कि 1875 में सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया। इंपॉर्टेंट है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, याद रखिए बस दोस्तों, मानवेंद्र नाथ राय एम एन रॉय ने कानपुर में इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन 1918 में गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के संयुक्त रूप से की थी। महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया। इन्होंने रामचरितमानस का पाठ करके किसानों में गर्व की भावना विकसित की। अगला है मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन की शुरुआत। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एका आंदोलन, मदारी पासी, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा याद रखिएगा, कभी मिलान में आ जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच, हरदोई, सीतापुर जिले में किसानों ने लगान में वृद्धि और उपज के रूप में लगान वसूली के विरोध को लेकर किया था। सहदेव ने इस आंदोलन को अपनी महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुई। रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश्वर चंद्र चटर्जी और सचिन सन्याल ने इसका नेतृत्व किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इसका नाम परिवर्तित करता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA कर दिया। ठीक, इसका गठन का जो मुख्यालय था वो आगरा था। अगला, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों में 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट ककोरी ट्रेन डकैती, जिसे 8 डाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया। आज भी क्वेश्चन ये पूछा गया, बस क्रम को सही करना था। 5 क्रम थे, उसमें एक ये भी था। ठीक, तो देखिए दोस्तों, कितने क्वेश्चन मैं बता दूंगा अभी पेपर, अभी लास्ट तक पहुँचते देखना। तो इस घटना में देखिए, इसे जो है इसे काकोरी एक्शन कहते हैं, अब नाम बदल दिए हैं। ठीक, इस घटना में मुख्य रूप से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहरी को फांसी की सजा दी गई। इस घटना में 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद इस घटना के बाद फरार होने में सफल रहे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को पुलिस की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मार दी गई। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शहीद हो जाते फिर यहीं पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि काकोरी ट्रेन एक्शन में गिरफ्तार क्रांतिकारियों का मुकदमा चंद्रभान गुप्त नामक युवा वकील ने निःशुल्क लड़ा था, जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय अंग्रेजों द्वारा लाठी बरसाई गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके अन्य साथियों ने 17 दिसंबर 1928 को JP सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या करके एक घटना बदल दिया। अगला है, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बम फेंककर स्वयं की गिरफ्तारी दी। ये अगर मूवी आप देखेंगे भगत सिंह, तो आपको समझ में आ जाएगा, भाभी देओल जो है भगत सिंह का किरदार कर रहे हैं और सनी देओल जो है उसमें चंद्रशेखर आज़ाद बने हैं। तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी है, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ। इस घटना में इनका सहयोग संयुक्त प्रांत से संबंधित रखने वाले शिव शर्मा और जयदेव कपूर ने किया था। बाद में इन्हें सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों देखिए, आज मूवी से कम नहीं तो 5-6 क्वेश्चन थे जो मिलान करने को पूछे थे, मतलब अलग अलग किरदार पे कि किस पे कौन सी मूवी बनी है। तो लेकिन मुझे तो इतना पता ही नहीं था ना, तो गलत हो गए, तो मतलब गलत हो गए होंगे, तुक्का मारा था मैं भी। अगला, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई। स्वाधीनता संघर्ष में उत्तर प्रदेश का योगदान। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं बचा है, उसके बाद हम PYQ सॉल्व करेंगे। देखते टाइम कितना हुआ, टाइम हो गया है मैक्सिमम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, स्वाधीनता संघर्ष में उत्तर प्रदेश का योगदान। राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्वेंट एवं हुम द्वारा की गई। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में आयोजित हुआ। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि थे गंगा प्रसाद वर्मा, मुंशी ज्वाला प्रसाद, रामकली चौधरी, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल तथा लाला बैजनाथ ने दिया। अब देखते हैं प्रमुख अधिवेशन। 1888 में इलाहाबाद प्रयागराज में जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज। सारी चीज़ें मैंने ट्रिक से बताई हैं, अब मैं नहीं बताऊंगा। 1892 इलाहाबाद WC बनर्जी। 1899 लखनऊ रोमेश RC दत्त, मान लीजिए रोमेश चंद्र। 1905 बनारस में हुआ था तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद 1910 इलाहाबाद प्रयागराज, सॉरी दोस्तों पसीने की वजह से भाग गया है इतनी दूर। तो उसके बाद 1910 में इलाहाबाद सर विलियम वेडरबर्न थे। उसके बाद 19 जो एओ होम की जीवनी लिखे थे वेडरबर्न, ठीक याद रखिएगा, एओ होम की जीवनी किसने लिखी तो वेडरबर्न ने लिखा। 1916 में लखनऊ अंबिकाचरण मजमूदार। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू। 1936 लखनऊ और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1946 मेरठपुर JV कृपलानी। अगला है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। स्थानीय परिस्थितियों को समझने के लिए उन्होंने एक वर्ष तक भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। गांधी जी ने कांग्रेस के 1916 के 31वें अधिवेशन में लखनऊ में भाग लिया था। यहीं पर चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने उनसे मुलाकात की और चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों द्वारा तिनकठिया पद्धति से किए जा रहे शोषण से अवगत कराकर उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया था। इसके बाद गांधी जी भारत से सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में करते हैं। दोस्तों गांधी जी को जो है सब बहुत पहले से सब लोग जानते हैं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं जब मूवी आई उनकी 1982 में, तब गांधी जो है पॉपुलर हुए विश्व में। ठीक, तो मतलब कितनी बेकार बात कह दी है मतलब राष्ट्रपिता के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो राजनीति है, जो भी हो उनका क्या करना। देखिए अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर भगवान दास ने की। सम्मेलन में गांधी, मालवीय, मोतीलाल नेहरू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सदानंद, हकीम अजमल खां, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली आदि ने भाग लिया। इस सम्मेलन में गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। अगला दिया गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। विविध देखते दोस्तों एक सेकंड दोस्तों पसीना थोड़ा साफ कर दे। देखते हैं दोस्तों, देखिए इसमें विविध क्या है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी ने सबने आंदोलन शुरू किया। वर्ष 1937 में कांग्रेस के संयुक्त प्रांत में अपनी सरकार बनाई। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित की। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा। आपको पता सारा कुछ लॉक रहता है और सेकंड फ्लोर है। आप सोच सकते हैं किस लेवल की मेरी दुर्दशा होती हुई। कल तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी रात में, सोच लीजिए वीडियो बनाते समय। इसलिए तो मैं बहुत जल्दी किया था और वीडियो का जल्दी पढ़ा के फिर बंद कर दिया था। तो कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन वीडियो डेली आना है तो उसके लिए कुछ भी करना हो ना तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि हमें 99 क्वेश्चन करने हैं, 1 कम 100 क्वेश्चन। देखिए 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश के क्रांति कौन थे? मैंने कहा था बरेली में कौन थे? खान बहादुर खां थे। ठीक दोस्तों, अगला है कि इखलास खान को रोजा या मकबरा उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित? बदायूं में है। लोअर एग्जाम में आया है। निम्नलिखित में से एक 1857 के क्रांति का विद्रोह आरंभ सही सुमेलित है। तो देखिए अब देखिए इसमें सन पूछा तो इसका मतलब है PCS 2023 में पूछा है, अगले साल। देखिए कठिन क्वेश्चन है कि नहीं दोस्तों? कठिन क्वेश्चन है ना। बैरकपुर वाला जो सन है वो गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है किस मुगल शासक ने बनारस में संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य संस्कृत को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो शाहजहां ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हड़प्पा स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश किस शहर में फांसी गई थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, कई बार पूरा है, गोरखपुर में दी गई थी। अगला है कि और अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बनारस में विद्रोह किए थे राजा चेत सिंह। अगला दिया निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया? 1934 में। अगला है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने थे? तो 8 यूपी में थे। अगला है उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, हमें मिलान करना है। तो देखिए लखनऊ वाला 1916 में होता है, कानपुर वाला 1925 में होता है, ठीक। बनारस वाला 1905 में होता है, मेरठ वाला 1946 में होता है। कर लीजिएगा मैच। आगे बढ़ते। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के
किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है, तो ये अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है 1797 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना चाहिए, ठीक। अगला है स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये पहले गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो ये थी सरोजनी नायडू, ठीक। अगला है राज्यपाल जिसे कहते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मार्ग निर्माण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इक्ष्वाकु वंश के शासकों को कहा गया है। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया गया, सही है। हठ योग की प्रक्रिया में सूफी संतों ने भी अपनाया, तो दोनों सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल, देखिए मध्यकाल, उत्तर वैदिक काल, दिग वैदिक। तो देखिए दिग वैदिक काल जो, एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना है? 16 है, ठीक है। देखिए उत्तर वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता की थी, नगरीय सभ्यता थी। अगर हमें 4 पता है तो हम 4 वाला ऑप्शन जाएँ। अब देखिए 4 में 2 ऑप्शन है, एक हट गया तो ये हट गया, ठीक। उसके बाद एक ये बचा, एक ये 4 हो गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, मैंने बताया था ऋग वैदिक कालीन जो समाज है वो कैसा है? उत्तर वैदिक कालीन। देखो उत्तर वैदिक काल में कृषि होता है, क्या होता है? कृषक हो जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो बी का तीसरा होना चाहिए, तो बी का तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जो ऋग्वेद काल है, तो ऋग्वैदिक काल में चारागाह होता था, ठीक। उस समय कृषि मतलब जो है किसान नहीं होते थे, क्योंकि पशुपालन होता था ज़्यादा मात्रा में, तो ये सारी चीज़ें होती थी, याद रखिएगा। और जो है उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ही कब्र में 3 मानव, मैंने कहा था ना 3 मानव रहेंगे तो दम घुटेगा, दम दम यानी दमदमा, याद है ना दोस्तों? ये लॉजिक आज ही मैं पहली बार बनाया हूँ, आज तक मैं भी रटता था, लेकिन अब मैं भी नहीं रटूंगा आपकी तरह, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रथम गुप्त शासक ने जिन्हें परम भागवत की उपाधि दी थी वह था, तो वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो ये सिक्के जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला, किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? तो कनिष्क, बौद्ध धर्म से संबंधित था, कनिष्क पे मिलेगा। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने के द्वारा 2 अश्वमेध कराए गए जाने की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख में मिलती है। कहाँ? अयोध्या अभिलेख में। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है? तो प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, पाल है, चोल इसका भाग नहीं है, क्योंकि ये दक्षिण में थे चोल, बाकी उत्तर में थे। अगला, निम्नलिखित में से विक्रमशिला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धर्मपाल ने बनाया विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला दिया, उच्च पुरापाषाण काल युगीन हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त होती है माता देवी की प्रतिमा। अगला है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज, तो मैंने बताया था बलबन को याद रखिए, भूलिएगा नहीं। अगला, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा निम्नलिखित में किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश के शासनकाल में। आपको पीसीएस आरओ यारो ये सबके क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक। यूपी SSC के एग्जाम के भी क्वेश्चन आएंगे। लौह रक्त नीति, तो भैया बलबन, इनको जैसे देखो बलबन लगाओ तुरंत, ठीक। अगला है, टोपरा और मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख कौन खुदा? तो यफेस्टी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका होगा? रामानंद का। अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया वहाँ अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था 1504 में। अगला, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित है, तो किस पर आधारित है दोस्तों? मनसबदारी पर। अगला, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का किया गया? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो तोपों का पहली बार प्रयोग किया गया था किसमें? पानीपत की प्रथम लड़ाई में, ठीक। बस अब वो जो है थोड़ा मतलब मिसप्रिंट हो गया, तो क्या करें दोस्तों। अगला दिया, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये दोस्तों आधारित है हमारी उपरोक्त सभी पर आधारित है, ठीक। दोस्तों देखिए इतनी जल्दबाजी के चक्कर में मतलब बहुत तेज़ मुझे कराना पड़ रहा है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, आप लोग इतना देखेंगे नहीं, मुझे पता है। अगला दिया, निम्नलिखित में से इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो लियाकत अली थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्नलिखित में से किसे भेजा था? तो हॉकिंस को भेजा था। मैंने ये चीज़ बताया था, गिर, जहांगीर, ठीक, हॉकिंस, और उसके बाद रोने लगे तो टॉमस रो। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी, तो किसने किया था? तो कानपुर में हुई थी। अगला दिया, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे बेगम हजरत महल। अगला दिया है कि देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 1866 में। अगला क्वेश्चन हुआ, कौन सी जगह है जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देखिए कालीबंगा तो है नहीं, ठीक, आलमगीरपुर है, और कौन सा है? हुलास है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, कौन सा? डी हो जाएगा।
अगला दिया 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए प्रमुख कारण अगर पूछे तो इसकी क्रांति का था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अगला दिया 1857 की क्रांति की सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मेरठ से प्रारंभ होती है, हम लोग ये देखे भी थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा। तो नील किसका, देखिए सॉरी दोस्तों, हीरोज के साथ में करना पड़ा। अगला क्वेश्चन 1857 में बरेली के विद्रोह कौन करते थे। कुंवर सिंह। बरेली से संबंधित कौन थे, बरेली से संबंधित थे खान बहादुर खां। जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन दिया 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है। तो वाराणसी है, ठीक। और नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो तात्या टोपे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दिया 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो ये कहाँ से, अवध से सबसे ज़्यादा थी। देखिए पूरा देश में राज्य करने के लिए अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा सहयोग किसी ने दिया। तो अवध के सैनिकों ने दिया, लेकिन बाद में उसे भी हड़प लिए, समझेंगे नहीं। तो अंग्रेज साले किसी के नहीं थे। अगला 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो तात्या टोपे था। दोस्तों थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी प्रॉब्लम आप लोग समझिए कि देखिए मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग वीडियो पूरी देखें तो मुझे हमेशा खुशी मिले। मुझे 5 घंटे लगातार पढ़ाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं होती। मेरा दोस्त आज कहेगा कि आप 1 घंटे मतलब पूरा बंद करके कमरा 1 घंटे लगातार बोलते, मैं कहता तो क्या करूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि, तो ये जो असफल हुआ इसका रीज़न क्या था। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, सही है। प्रायः भारतीय राजाओं में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए ये तीनों कारण ना आप किसी भी मतलब उसमें ठोक सकते हैं, चाहे प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध, कहीं भी अगर पूछे मतलब मेंस में तो आप लगा सकते हैं कारण आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है। तो इनमें से कौन सा संबंध नहीं, उधम सिंह जो है संबंधित नहीं है, बाकी सारे लोग। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने ये क्या किया। तो 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी, यानी ये कुछ भी नहीं किए। तटस्थ मतलब नहीं उसकी तरफ गए ना अंग्रेजों की तरफ, तटस्थ रहे। अगला है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था। तो मजूमदार कौन था, सरकारी इतिहासकार एस एन सेन थे, ठीक। अगला दिया अपनी फांसी के पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। तो ये कौन है, रामप्रसाद बिस्मिल है। अगला क्वेश्चन 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो कानपुर से। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो ये थे निम्बार्क थे, कौन थे, निम्बार्क। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है। तो काशी को भारत का एथेंस कहा बर्नियर ने, किसने, बर्नियर। चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयसिंह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है तो कितनी है। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के किनारे। दोस्तों 1 मिनट देखिए दोस्तों, 61 नंबर क्वेश्चन जो है, चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुए। चंदावर के वर्तमान भौगोलिक स्थिति कहाँ है। तो ये चंदावर की भौगोलिक वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये हुलास है दोस्तों। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा संबंधित नहीं, खुदीराम बोस नहीं है। अगला है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद थे। तो दोस्तों ये 8 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन है कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये दोस्तों अवस्थित फैजाबाद। अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देसलपुर में स्थित नहीं। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, सॉन्ग बज रहा है, लेकिन क्या ही कहें, नालायक लोग जो है ना। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। तो वहाँ का था राज्यपाल था। अगला है कि उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया था। तो किसने किया था, मदारी पासी ने किया था। अगला अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो इसकी हुई थी लखनऊ में 1936 में। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। तो कब हुआ था। तो 1856 में हुआ था। अगला है परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म हुआ था। तो ये हुआ था गोरखपुर में हुआ था। अगला है निम्न सोचिए को सूची में। तो देखिए कौशाम्बी, श्रावस्ती,
और ये थे। तो देखिए अगर हम मिलान करें इसका तो सारनाथ में कौन था, तो धमेक स्तूप था। ऑप्शन 3 का अगर एक हम पे पता है ना, तो देखिए ये और ये, तो इनमें से मतलब कौन सा हमारा हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो देखिए 3 का तो हो जाएगा ना। तो उसके बाद हम देखते हैं कुशीनगर वाला कौन है, रामभर स्तूप है, ठीक। और सारनाथ ये हो जाएगा घोषताराम कौशाम्बी और श्रावस्ती सहेत महेत। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक। अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम जीवंत नगर है, तो जीवंत नगर प्राचीनतम कौन सा है, वाराणसी है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि गुप्त काल में टेराकोटी पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ है, तो भीतरगांव मंदिर जो है कानपुर में है। कहाँ है, कानपुर में। अगला दिया बनारस के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, अहिल्याबाई ने कराया था। किसने, अहिल्याबाई। अगला क्वेश्चन दिया है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, तो बिठूर में है। अगला क्वेश्चन आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया, तो ये कहाँ कराया गया, शाहजहाँपुर में कराया गया, मतलब शाहजहाँ ने कराया। निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया कहा जाता है, तो चित्तू पांडे है। नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ थी, दुधई में थी। अगला दिया अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था, तो किसने लिया था, बेगम हजरत महल। अगला दिया है घोषताराम जो है कहाँ स्थित है, तो कौशाम्बी में है, ये बिहार है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष कंटीला टीला के पास खोद कर निकाला गया, तो ये कहाँ जो है निकाला गया है, देखते हैं दोस्तों। देखिए ये निकाला गया था मथुरा में। कहाँ, मथुरा में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये कहाँ स्थित, फतेहपुर सीकरी। अगला दिया है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा गया, तो ये कहा गया बुंदेलखंड को, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अगला दिया है राजा हर्षवर्धन ने भद्र विवाह बिहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी, तो कौन था, कन्नौज था। अगला क्वेश्चन दिया है अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, तो ये क्या है, तो ये सारनाथ संग्रहालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है, तो बुंदेलखंड है। दोस्तों 10 क्वेश्चन और हैं, आप थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया, तो ये कौन है, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि गौतम बुद्ध की माँ देहदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के ज़िले में है, तो कौन सा हो जाएगा, ये बस्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया, वो उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में वो कहाँ स्थित है, तो इसका जो है यहाँ नीचे कट गया है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ लिख के, जो है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। तो देखिए दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में स्थित है, कामपिल, ठीक, फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद में स्थित है, ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि सूफी कबीर अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ, तो एटा में हुआ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित थे, तो ये नाथ से संबंधित है। अगला है बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये है फैजाबाद में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है, तो हम लोग ये चीज़ सबसे ऊपर देखे थे, कहाँ देखे थे, तो इन चारों में देखिए हिंदू धर्म 80% था, जो इस्लाम था वो लगभग जो है 18% के आसपास था, ठीक। उसके बाद बुद्ध, देखिए इसमें से अगर हम देखें इसमें से तो पारसी जो है सबसे कम हो जाएंगे चारों में से। अगला दिया अवध, जिसे अवध भी कहा जाता है, 1722 से 56 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई, तो नवाब थे। कौन थे, नवाब, इसीलिए तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। अगला उत्तर प्रदेश में किस शहर ऐतिहासिक शासक, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा बाड़ा है, तो लखनऊ में है। रूमी दरवाज़ा मैंने बताया था कि उसी में है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है, तो वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित, तो बेठूर ब्रह्मवर्त समझ लीजिए। तो ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों इसमें 99 क्वेश्चन थे, हम लोग अच्छे से देखे। 99 क्वेश्चन शायद 10-12 मिनट में हम लोग देखे हैं यार, इतनी मतलब फास्ट देखे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कोई डीजे बजाता है तो कोई क्या करता है, कोई सब मतलब जलने वाले हैं ना, तो बड़ी समस्या होती है। जब कोई जलन करता है ना तो सबको नौटंकी नज़र आती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ाते पढ़ाते चाहे मर भी जाऊँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा डेली, ठीक, क्लास लूँगा। बस आप लोग देखिए और मतलब इसे शेयर करिए थोड़ा, और आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी मिलते हैं कल यानी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।